अब की बार 140 के पार। तो चलिए बच्चों, इस सेशन में हम लोग टेस्ट 5 क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स करेंगे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बिहार की सामाजिक स्थिति कब से कब तक, तो 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व तक। Yesterday we were discussing about social condition of Bihar from 600 BC to 325 BC. We'll continue. We'll have another 5 questions on Bihar special during this period. तो कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो है आपका द्वादशा यज्ञ या द्वादशा सैक्रिफाइस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका यज्ञ है। और द्वादशा यज्ञ का अर्थ होता है 12 दिनों का समुदाय, यानी ऐसा यज्ञ जिसमें लगातार 12 दिन यज्ञ होता हो, आहुति दिया जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द्वादशा सैक्रिफाइस या द्वादशा यज्ञ। ये देखिए, हिंदू धर्म में जो श्राद्ध है, जो 12 दिन के बाद जो श्राद्ध होता है, वो भी हमारा इसी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो चलिए, इसके साथ ही हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग calls the stomas of Dwadasa as the powerful sons of प्रजापति। निम्नलिखित में से कौन द्वादश के स्टोम को प्रजापति की शक्तिशाली पुत्र कहता है। कहने का मतलब, जो हम लोग आहुति देते हैं यज्ञ में, और द्वादश यज्ञ में जो आहुति देते हैं, उस आहुति को मतलब ये कहा जाता है कि ये प्रजापति के शक्तिशाली पुत्रों के लिए ये आहुति दिया गया है। इस बात का उल्लेख हम लोग को कहां से मिला है, तो इस बात का उल्लेख हम लोग को जैमिनिया ब्राह्मण से मिला है। इस बात का उल्लेख हम लोग को मिला है जैमिनिया ब्राह्मण से। निम्नलिखित में से कौन द्वादश के स्टोम को प्रजापति के शक्तिशाली पुत्र कहता है, तो वो है आपका जैमिनिया ब्राह्मण। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है जैमिनिया ब्राह्मण। तो 26 मार्क कर लीजिए बच्चों, 26 का सही ऑप्शन है डी। 26 का सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द 12 डेज सोम सैक्रिफाइस कॉल्ड। 12 दिनों के सोम यज्ञ को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कि 12 दिन के सोम यज्ञ को 12 दिन के सोम यज्ञ को कहा जाता है अहिनास, है ना। तो व्हाट इज द 12 डेज सोम सैक्रिफाइस कॉल्ड, इट इज नोन एज अहिनास, है ना। 12 दिनों के सोम यज्ञ को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है अहिनास, है ना। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखिए, ये है सत्र। जो यज्ञ जिस अनुष्ठान में ज्यादा समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं सत्र। ऐसे 27 का सही ऑप्शन है आपका ए, 12 डेज सोम सैक्रिफाइस। 12 दिनों के सोम यज्ञ को अहिनास कहा जाता है। तो 27 का सही ऑप्शन है आपका ए। 27 का सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग चलते हैं। Why is द्वादश सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड। द्वादश यज्ञ क्यों किया जाता है। तो द्वादश यज्ञ समृद्धि के लिए किया जाता है। इट इज डन फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो 28 का सही ऑप्शन है आपका ए। 28 का सही ऑप्शन है आपका ए।
चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेज that meat offered to a guest was equal to the merit of the performance of द्वादश sacrifice। देखिए बच्चों, हम लोग बिहार का 600 ईसा पूर्व से लेके 325 ईसा पूर्व यानी 325 बीसी तक कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन सेट का जो पहला क्वेश्चन था, हम लोग इसमें यही बात किए थे कि क्या मांसाहारी भोजन प्रचलित था। बॉस ग्रंथ के अनुसार आपका मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन फूड वॉज प्रिवलेंट। अब जो है क्वेश्चन ये है कि सोम यज्ञ हम लोग देख लिए, द्वादश यज्ञ देख लिए, कितना ये महत्वपूर्ण होता है, कितना ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पे जरा हम लोग डायरेक्ट बिहार पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेज दैट मीट ऑफर्ड टू अ गेस्ट वॉज इक्वल टू द मेरिट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द्वादश सैक्रिफाइस। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि अतिथि को चढ़ाया गया मांस द्वादश यज्ञ के परिणाम के बराबर था। यह बात हम लोग को कहां से मालूम चलता है? तो यह बात हम लोग को मालूम चलता है अपस्तम धर्मसूत्र से। यह बात हम लोग को मालूम चलता है अपस्तम धर्मसूत्र से। तो अपस्तम धर्मसूत्र में इस बात का उल्लेख है कि कोई अतिथि आते हैं और उनको आप नॉन वेजिटेरियन फूड या मांसाहारी भोजन कराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप द्वादश यज्ञ की तरह आपको इसका फल मिलेगा। तो 29 का सही ऑप्शन है, 29 का सही ऑप्शन है ए। 29 का सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछा है कि व्हाट इज मधु पर्क। व्हाट इज मधु पर्क? ये मधु पर्क क्या है? कर्ड मिक्स्ड विथ हनी इज नोन एज मधु पर्क। यानी वो भोजन जिसमें दही और शहद के साथ मिश्रित भोजन को हम लोग मधु पर्क कहते हैं। 30 का सही ऑप्शन है आपका ए। 30 का सही ऑप्शन है आपका ए, मधु पर्क। यही कॉन्सेप्ट है मधु पर्क, ये कॉन्सेप्ट है। और मधु पर्क क्या है कि जब शहद को दही के साथ मिलाते हैं और अतिथि को जो भोजन दिया जाता है उसको मधु पर्क कहा जाता है। और हिंदू सनातन धर्म में मधु पर्क एक बहुत ही अच्छा भोजन का संज्ञा है, जो कि हम लोग किसी भी अतिथि के गेस्ट के रिसेप्शन में या स्वागत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे चलते हैं। और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 31, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मलफूज लिटरेचर इज कंसर्न्ड। मलफूज साहित्य का संबंध किससे है? अब देखिए, जिस तरह से बिहार में आपका स्थानीय भाषा है आपका मगही, भोजपुरी, कभी कभी इसको हम लोग अपभ्रंश कहते हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसी भाषा का इस्तेमाल करके जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। सो यू कैन से मगही एंड भोजपुरी was the vernacular language of these two religions, and one of the reasons why Buddhism and Jainism
became so famous that it preached in the language of the people. अब हम लोग यदि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चलते हैं तो सूफी संत के बारे में हम लोग जानते हैं। सूफी संत अपने उपदेश से जो भी बात कहते थे वहां के स्थानीय लोगों का परेशानी के बारे में बात करते थे और उसकी समाधान बात करते थे। तो यू विल फाइंड इन द टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट दैट दे यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल इन द एरिया वेयर दे प्रीच्ड। और इसी जो स्थानीय भाषा को हम लोग कहते हैं मलफूज लैंग्वेज, और इस मलफूज भाषा के साथ बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है और इसी साहित्य को हम लोग कहते हैं मलफूज लिटरेचर। इसी साहित्य को हम लोग कहते हैं मलफूज साहित्य। क्वेश्चन ये है कि ये जो मलफूज साहित्य है कौन से भाषा के साथ ये संबंधित है। तो दिस मलफूज लिटरेचर इज कंसर्न्ड विद पर्शियन लैंग्वेज या फारसी भाषा। तो 31 का सही ऑप्शन है, 31 का सही ऑप्शन है आपका बी। 31 का सही ऑप्शन आपका है बी। अब देखिए, हम लोग पर्शियन लिटरेचर फारसी साहित्य का मदद लेते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को संगठित करने में, और पर्शियन लिटरेचर जब तक कंप्लीट नहीं है जब तक कि हम लोग मलफूज लैंग्वेज को, मलफूज भाषा को ना समझे। तो चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यह है मलफूजत जो है, यह है सूफी संतों का ये कन्वर्सेशन है। अब देखिए इसी मलफूज भाषा में, मलफूज लिटरेचर में एक साहित्य है जिसका नाम है सुरूर उस सुदूर, है ना, जिसका नाम है सुरूर उस सुदूर। तो सुरूर उस सुदूर ये जो आपका साहित्य है, ये जो आपका लिटरेचर है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एक सूफी संत थे, सूफी सेंट थे जिनका नाम था शेख हमीद उद्दीन नगौरी। शेख हमीद उद्दीन नगौरी। और इस साहित्य में सुरूर उस सुदूर में, इस साहित्य में सुरूर उस सुदूर में आपका शेख हामिद उद्दीन नगौरी और मोहम्मद बिन तुगलक के रिश्ते, कन्वर्सेशन, बातचीत का उल्लेख है। और जब आप इस साहित्य को पढ़ेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपका राय बदल जाएगा। सुरूर उस सुदूर is concerned with Muhammad bin Tughlaq and his conversation with Sheikh Hamid Uddin Nagauri। आपका सुरूर सुदूर का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक और उनका शेख हामिद उद्दीन नगौरी के बीच बातचीत का इसमें उल्लेख है। तो 32 का सही ऑप्शन है ए एंड बी इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है सुरूर सुदूर। अब हम लोग एक और लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये कहता है कि व्हाट वाज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अबू हामिद। अबू हामिद का वैकल्पिक नाम क्या है? अबू हामिद को हम लोग अबू हामिद अबू बकर इब्राहिम भी कहते हैं, फरीद उद्दीन भी कहते हैं और अत्तर ऑफ निशापुर भी कहते हैं। याद रखिएगा 33 और 34 क्वेश्चन रिलेटेड है। तो अल्टरनेटिव नेम फॉर अबू हामिद इज अबू हामिद अबू बकर इब्राहिम, फरीद उद्दीन, अत्तर ऑफ निशापुर। यानी
33 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। अबू हामिद का वैकल्पिक नाम क्या था? तो अबू हामिद अबू बकर इब्राहिम सही है। फरीदुद्दीन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बात करते हैं, और निशापुर के अतर भी इनको कहा जाता है। तो 33 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब देखिए, ये जो अबू हामिद हैं, इनसे रिलेटेड कुछ किताब है, और इसी पे क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वेर नॉट रिटेन बाई फरीदुद्दीन, है ना। इसमें से कौन सी किताब है जो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग ये देखें कि अबू हामिद का क्या क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए किस तरह से रिलेटेड है क्वेश्चन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सीरीज में हम लोग टेस्ट के माध्यम से पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं बीपीएससी का। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34, अब यह पूछा जा रहा है कि कौन सा किताब फरीदुद्दीन द्वारा नहीं लिखा गया था। इसमें है कि विच बुक्स वेर नॉट रिटन बाय फरीदुद्दीन। सो लेट्स सी द आंसर। मंतिक उत तैयार लिखा गया है, इलाही नामा भी लिखा गया है, मेमोरियल ऑफ द सेंट, मैंने सूफी सेंट्स के बारे में ये तीनों लिखा गया। तो ऑल दीज 3 बुक्स हैज बीन रिटन बाय, इट हैज बीन रिटन बाय, हैज बीन रिटन बाय फरीदुद्दीन। बट क्वेश्चन है बुक्स दैट वर नॉट रिटन, तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फरीदुद्दीन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मंतिक उत तैयार लिखा गया है, इलाही नमा लिखा गया है, संतों का स्मारक लिखा गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 34 का सही ऑप्शन है ई, 34 का सही ऑप्शन है ई। अब चलते हैं हम लोग एक और साहित्य पे, जिससे कि हम लोग को मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। और यह है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सियार उल औलिया इज रिलेटेड। एक साहित्य है जिसको कि हम लोग सियार उल औलिया कहते हैं। तो सियार उल औलिया ये जो साहित्य है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो हम लोग उसी को देखेंगे कि ये सूफी संतों से सियार उल औलिया संबंधित है। यानी 35 का सही ऑप्शन है ए, 35 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपके, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपके 35 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये आपके 35 से रिलेटेड है। दिख रहा है साफ साफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग ये देखे थे कि सियार उल औलिया ये जो किताब है किससे संबंधित है। तो आंसर था आपका सूफी सेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि सियार उल औलिया को एडिट कौन किया है, उसको एडिट कौन किया है, उसको संकलन कौन किया है। तो संकलन करने वाले का नाम है मीर खुर्द, संकलन करने वाले का नाम है मीर खुर्द। ठीक है। तो 36 का हु हैज कंपाइल्ड सियार उल औलिया, मीर खुर्द हैज कंपाइल्ड सियार उल औलिया। सियार उल औलिया का संकलन किसने किया? तो मीर खुर्द। और इससे हम लोग को सूफी संतों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सही ऑप्शन है 36 का, 36 का सही ऑप्शन है आपका डी, 36 का सही ऑप्शन है डी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, एक और ग्रंथ है जिसको हम लोग कहते हैं सियारुल अरेफीन।
सियारुल अरफीन का संकलन किसने किया? तो इसको संकलन करने वाला का नाम है शेख जमाली, है ना, शेख जमाली। तो हु हैज कंपाइल्ड सियारुल अरफीन? शेख जमाली हैज कंपाइल्ड सियारुल अरफीन। सियारुल अरफीन का संकलन किसने किया है? तो वो हैं आपके शेख जमाली। तो 37 सही ऑप्शन ए, 37 सही ऑप्शन ए। दिख रहा है क्लियर बच्चों, है ना? इज इट क्लियर ऑन कैमरा? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। सॉरी, अब हम लोग 38 पे चलते हैं। 38 में बात यह की गई है कि हु हैज रिटेन अकबरुल अखियार। अकबरुल अखियार किसने लिखा है? अब्दुल हक देहलवी। अब्दुल हक देहलवी। और यह किताब कब संकलित हुआ? तो जहांगीर के समय में। इसलिए अकबरुल अखियार हम लोग को जहांगीर का भी इंफॉर्मेशन हम लोग को इस किताब से मिलता है। तो अकबरुल अखियार किसने लिखा? तो लिखने वाले का नाम है अब्दुल हक देहलवी। और जहांगीर के समय यह किताब पूरा हुआ तो इस साहित्य से जहांगीर के बारे में भी हम लोग को जानकारी मिलती है। तो 38 का सही ऑप्शन है सी। 38 का सही ऑप्शन है सी। 39 हु हैज रिटेन गुलजार ए अबरार। गुलजार ए अबरार जो है यह साहित्य भी सूफी संतों पे आधारित है। सूफी संतों से यह किताब आधारित है। सॉरी, सूफी संतों से यह किताब आपका आधारित है। तो हु हैज रिटेन गुलजार ए अबरार? इट हैज बीन रिटेन बाय मोहम्मद गौसी, है ना। गुलजार ए अबरार किसने लिखा है? तो लिखने वाले का नाम है मोहम्मद गौसी। एंड इट इज रिटेन ऑन द लाइव्स ऑफ सूफी सेंट। सूफी संतों के जीवनी कह लीजिए, ये आपका गुलजार ए अबरार है। तो 39 का सही ऑप्शन है बी। 39 का सही ऑप्शन है बी। हु इज द ऑथर? क्वेश्चन नंबर 40। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो? हु इज द ऑथर ऑफ ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो? ये देखिए, ये किताब है द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, सॉरी माफ कीजिएगा, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो हैज बीन एडिटेड बाय यूल। इट हैज बीन एडिटेड बाय यूल, है ना। ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, इसमें जरा 2 मिनट सुन लीजिए, फिर हम लोग वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो का एक और नाम है मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। और इसी को कॉमनली जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। इसको एडिट करने वाले का नाम है यूल, ठीक है। और लिखा गया है एक इटालियन से जिनका नाम है रुस्टिशेलो डा पिसा। लिखने वाले का नाम है रुस्टिशेलो डा पिसा। और ये जो लिखने वाले और लिखवाने वाले का नाम है मार्को पोलो। अब मार्को पोलो अपना अनुभव कुबलई खान के दरबार में मार्को पोलो अपना अनुभव बताते हैं और अपना जो भी उनका यात्रा का विवरण होता है सब कुछ के आधार पे रुस्टिशेलो डा पिसा ये किताब लिखे द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। तो चलिए इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो
तो इट हैज बीन रिटेन बाय रुस्टिसेलो दा पिसा। द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो की यात्रा के लेखक कौन है? तो वो है आपके रुस्टिसेलो दा पिसा। तो 40 का सही ऑप्शन है ए। 40 का सही ऑप्शन है ए। 40 का सही ऑप्शन है ए। सो इंडियन हिस्ट्री का मेडिवल पार्ट हम लोग 10 क्वेश्चन किए। अब हम लोग मेडिवल बिहार चलते हैं, बिहार स्पेशल, ठीक है। और बिहार स्पेशल में हम लोग का क्वेश्चन चालू होता है 41 से और ये क्वेश्चन चलेगा आपका 50 तक। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से पहले जो है जरा कुछ बातें डिस्कस कर ले। हम लोग, आप बख्तियार खिलजी का नाम जरूर सुने होंगे। बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था इख्तियार अल-दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जिनको लोकप्रिय नाम था बख्तियार खिलजी। और भारतीय क्षेत्र में इनका आक्रमण 1197 ईस्वी से लेके 1206 तक था। बंगाल में बख्तियार खिलजी का आक्रमण को हम लोग कहते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय इस्लाम। वो इसलिए कि बख्तियार खिलजी के आने से बौद्ध अनुयायी, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, दे लेफ्ट द प्लेस। और बख्तियार खिलजी के आने से ही हम लोग जो है इस्लामिक बंगाल की बात करते हैं या इस्लामिक रूल की बात करते हैं, जहां तक कि बंगाल का सवाल है। तो हम लोग जब भी मेडिवल बिहार स्टार्ट करते हैं तो कर्नाट वंश से, कर्नाट डायनेस्टी से चालू करते हैं और कर्नाट वंश के आगे ही हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बख्तियार खिलजी का बिहार पे आक्रमण हुआ। और इसी पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ बख्तियार खिलजी आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नादिया? आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नादिया, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नादिया, लखनऊती है ना। नदिया, नादिया स्पेलिंग देख लीजिएगा, ना दिया। पर विजय के बाद बख्तियार खिलजी का नया मुख्यालय कौन था? वो था आपका लखनऊती। लखनऊती 41 का सही ऑप्शन है बी। 41 का सही ऑप्शन है बी। लखनऊती को वर्तमान में हम लोग बोलते हैं मालदा डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न गौर, आज का आधुनिक गौर, या जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आधुनिक गौर मध्यकालीन लखनऊती था, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हु असैसिनेटेड बख्तियार खिलजी? अली मर्दन। 42A, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? अली मर्दन ने। तो 42 का सही ऑप्शन है ए। 42 का सही ऑप्शन है ए। बख्तियार खिलजी, ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ बंगाल। और माफ कीजिएगा, अली मर्दन, ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर। और बख्तियार खिलजी की हत्या, असैसिनेशन वॉज डन बाय अली मर्दन। और अली मर्दन का खुद भी उनके नोबल्स, उनके दरबारी उनकी हत्या कर दिए थे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
43, हु वॉज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी गई अली मर्दन द्वारा। उसके बाद बख्तियार खिलजी के उत्तराधिकारी कौन हुए? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ बख्तियार खिलजी? So the successor of Bakhtiyar Khilji was Muhammad Shiran खलजी। सो आपका सही आंसर है मोहम्मद शिरन खिलजी। 43 का सही ऑप्शन बी। बख्तियार खिलजी का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो मोहम्मद शिरान खिलजी, यानी 43 का सही ऑप्शन है बी। 43 का सही ऑप्शन है बी। 44, अब देखिए बख्तियार खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत भी चाही कि बंगाल और बिहार पे उनका प्रत्यक्ष शासन रहे। दिल्ली सल्तनत ऑल्सो wanted to exert direct control over Bengal and बिहार। और इसी लॉजिक पे क्वेश्चन नंबर 44 है, which of the following sultans of Delhi first made an attempt to curb the powers of the independent kingdom of लखनौती and bring it under his control? अब लखनौती हेडक्वार्टर हो गया बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी के देहांत के बाद कौन सा दिल्ली सुल्तान सबसे पहले लखनौती के स्वतंत्र राज की शक्तियों पर अंकुश लगाने और उसे अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया? याद रखिएगा बच्चों, जितना भी क्वेश्चन है पूरे टेस्ट सीरीज का सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 33 से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 34 35 से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग क्रमबद्ध तरीके में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। और हम पहले भी कह चुके हैं कि 12 रजिस्टर बना लीजिए हर एक टॉपिक पे, और नोट्स आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से चलता चला जाएगा। फिर देखिएगा अब की बार 140 के पार। तो इस तरह से हम लोग को काम करना है, ठीक है। और जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं आपको पीडीएफ में नोट्स भी भेज दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे मोबीशाला ऐप से जुड़े हैं आपको पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फर्स्ट मेड एन अटेम्प्ट टू कर्ब द पावर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ लखनौती एंड ब्रिंग इट अंडर हिज कंट्रोल? सो आंसर इज इल्तुतमिश। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले लखनौती के स्वतंत्र राज की शक्तियों पर अंकुश लगाने और उसने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया? तो वो है आपका इल्तुतमिश। तो 44 का सही ऑप्शन है ए। 44 का सही ऑप्शन है ए। अब 44 इल्तुतमिश से कि भाई ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू ब्रिंग बंगाल एंड बिहार अंडर हिज कंट्रोल। कम से कम वो ट्राई किए। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि उनका ट्रायल अनसक्सेसफुल था, अभियान असफल रहा, आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 45 44 से रिलेटेड है कि व्हेन डिड इल्तुतमिश लेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट लखनौती टू कॉन्स्टिट्यूट बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस? इल्तुतमिश भी जो है लखनौती पे आक्रमण किए थे, उनका अभियान था कि कम से कम बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में उनके अधीन हो जाए। इसी पे क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन डिड इल्तुतमिश लेड एक्सपेडिशंस अगेंस्ट लखनौती टू कॉन्स्टिट्यूट बिहार एज अ सेपरेट प्रोविंस? तो इट इज 1225 एंड 1230, 1225 1230। इल्तुतमिश ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में गठित करने के लिए लखनौती के खिलाफ अभियान कब चलाया? तो 1225 ईस्वी में और 1230 ईस्वी में। तो 45 का सही ऑप्शन है ए, बी इज इक्वल टू ई, राइट। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे का क्वेश्चन, अब देखिए 45 में हम लोग देखें कि भाई इल्तुतमिश अटैक कर दिए लखनऊती पे ताकि बिहार एक सेपरेट प्रोविंस के रूप में आ जाए। लेकिन क्या बंगाल और बिहार इल्तुतमिश के तहत गया? आंसर है नहीं, नहीं गया। तो भैया इसका सबूत कहां है? वेयर इज द सबूत, वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 इसका प्रूफ है। देखिए किस तरह से हम लोग सिस्टमैटिकली अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज indicate that a considerable part of eastern and central Bihar was wrested away from Delhi's control? कौन सा सोर्स हम लोग को बताता है कि सेंट्रल और ईस्टर्न बिहार जो है दिल्ली से छीन लिया गया था? हिंदी में पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इंगित करता है कि पूर्वी और मध्य बिहार का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के नियंत्रण से छीन लिया गया था? तो इंस्क्रिप्शन ऑफ तुगरील बिहार शरीफ में मिला है और इसका डेट है 1242। तो ए आंसर सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ तातर खान जिसका समय है 1265 कहां मिला है? बिहार शरीफ। बी ऑप्शन भी सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज एतगीन डेटेड 1293 ये कहां मिला है? बेगूसराय। सी भी सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ फिरोज एतगीन डेटेड 1297 कहां मिला है? लखीसराय। तो डी ऑप्शन भी आपका सही है यानी ई। 46 हिंदी में चलिए। निम्नलिखित में कौन सा स्रोत इंगित करता है कि पूर्वी और मध्य बिहार का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली के नियंत्रण से छीन लिया गया था? बिहार शरीफ में तुगरील का शिलालेख दिनांक 1242 ए सही है। बिहार शरीफ में 1265 के तातर खान का शिलालेख बी भी सही है। बी भी सही